नमस्कार साथियों, मैं अतुल अवस्थी और दोस्तों आपको बता दूं कि आ रहा है एमटीएस 2023। जी हां, एमटीएस 2023 की वैकेंसी आ रही है, तो हो जाओ तैयार, कस लो कमर, क्योंकि इस बार होने जा रहा है कुछ खास। 30,000 लाइव वॉचिंग एमटीएस हवलदार 2022 और इस बार और धमाकेदार। हमारा आपका प्यार विश्वास करेगा इस बार एमटीएस पार। जी हां, आपकी जीत का परचम लहराने आ गई है एसएससी अड्डा 247 की पूरी टीम। जुड़ना ना भूलें हमारे साथ 8 जून शाम 7 बजे एसएससी अड्डा 247 यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर एक बार फिर से। और मैं हूं आपका जीए और जीएस का एजुकेटर नवदीप सिंह। आज की जो चर्चा है हमारी वो होने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि हम अभी तक करते भी आए हैं और हम इन पर थोड़ा विशेष फोकस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में यदि पूछे जाते हैं तो दोस्तों उन्हीं में से हम लोगों को समझते हुए चलना है कि आगे चल करके क्या पूछा जाएगा। किसी भी चीज़ का इतिहास आपको ये प्रेरणा देता है कि आप उसके भविष्य का आंकलन कर सकें, और वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए फोरकास्टिंग का काम करते हैं। दोस्तों यही एक हमारी विशेष बात है, इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर थोड़ा फोकस करके चलते हैं। और आइए आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अर्जुन बैच में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं पार्ट 1 को शुरू करूंगा और हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को बहुत बहुत प्यारा सुप्रभात। और दोस्तों आइए इस सेशन को एक बार शेयर कीजिए और शेयर करने के साथ ही साथ पहुंचा दीजिए उन सभी लोगों तक जो लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और सीजीएल के प्रश्नों को बढ़िया तरीके से हल करना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बहुत सारी चीज़ें जो हमें जाननी है वो आज के सेशन में होंगी। आइए शुरुआत करें, लेट्स डू इट। सो दोस्तों इससे पहले कि मैं आज के सेशन की शुरुआत करूं, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक नोट कर लें, और वो नोट ये है कि आप लोगों ने अभी तक यदि अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल सके। दोस्तों इस सेशन की पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो हमने कॉमेंट में लगा रखी है। आप देखोगे कि कमेंट सेक्शन में सबसे नीले रंग से ऊपर जो लिंक लगी हुई है उस पर क्लिक करिए, आपको ऐप मिल जाएगा। और यदि आप इस वीडियो को रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाइए और डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर ऐप डाउनलोड करिए और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह से आपके मोबाइल फ़ोन पर ऐप मिलेगा, जहां नीचे आपको यहाँ 4 ऑप्शंस मिलेंगे। और यहाँ जो 4 ऑप्शंस मिलते हैं इनमें से एक ऑप्शन होगा कम्युनिटी का। और ये जो कम्युनिटी का ऑप्शन है दोस्तों, इस कम्युनिटी के ऑप्शन में आपको एक ग्रुप मिलेगा और उस ग्रुप का नाम है जीए बाई नवदीप सर। जीए बाई नवदीप सर ग्रुप कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर लीजिए और इस ग्रुप कम्युनिटी में आपको मिल जाएंगी हमारे सारे सेशंस की पीडीएफ। तो सबसे पहले ऐप डाउनलोड करने के बाद ये कम्युनिटी ज्वाइन करिए जो जीए बाई नवदीप सर की है, और मैं एक सेशन ले करके आपको विशेषतः बता दूंगा कि कैसे आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल फ़ोन यहाँ पर कनेक्ट करके आपको स्क्रीन के माध्यम से बता दूंगा ताकि आप सभी लोगों को पूरा आइडिया हो जाए कि कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद कैसे आप अपने प्रश्न वहाँ पूछ सकते हो। आपके प्रश्नों का ओपन ग्रुप में जवाब दिया जा सकता है और मैं भी वहाँ पर मौजूद रहूँगा जब कभी भी आपकी तरफ से कोई भी प्रश्न आएगा उसका पूरा उत्तर देने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे मुख्य बात तो यह है कि आप लोगों को ऐप डाउनलोड कर लेना है। अब रही बात इसके फ़ायदे की, तो दोस्तों प्रीमियम स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिलता है जिसमें सबसे बड़े जीवन का कंटक हल किया जाएगा और उस कंटक का नाम है करंट अफेयर्स। वैसे तो सुबह सुबह 8 बजे आपको आशुतोष सर बहुत बढ़िया तरीके से कवर करवाते ही हैं, लेकिन यदि आपको दिन भर की समरी चाहिए तो करंट अफेयर्स की समरी आपको मिल जाएगी इस हमारे ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री में। और उस पर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस भी उस पर कर सकते हैं, बस आपको यहीं से डेली क्विज सॉल्व करनी है। साथ ही साथ नए जॉब के नोटिफिकेशन और सब्जेक्ट वाइज क्विज, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए,
कुछ भी पढ़ना चाहते हो ना दोस्तों, उन सभी की सब्जेक्ट वाइज क्विज यहां पर मौजूद होंगी। मैगजीन और पावर कैप्सूल तो सोने पे सुहागा हैं, और उस सोने पे सुहागा पे भी सोने पर सुहागा होगा नोट्स, आर्टिकल्स और वीडियोस का फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाना। तो दोस्तों, अगर ये ऐप में आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है तो आप लोग जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए इसे, सेशन की पीडीएफ भी लीजिए, अपने डाउट्स भी पूछिए, फ्री का स्टडी मटेरियल भी लीजिए और एंजॉय कीजिए, आपकी तैयारी शानदार होगी। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अब देखो, भारत में वैसे जिले तो बहुत हैं, भारत में ऐसा कहते हैं कि लगभग 750 के आसपास जिले हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, अगर मैं कहूं कि भारत का सबसे छोटा जिला, जैसे हम भारत के सबसे बड़े जिलों की बात करते हैं, आपको पता है कि जब लेह का फॉर्मेशन और लद्दाख का फॉर्मेशन किया गया तो जम्मू एवं कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, नाम सुना है भैया? जम्मू व कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो 2019 में आया, इसने लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया और लद्दाख आज एक केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी है। अब बताइए दोस्तों कि लद्दाख में कितने जिले हैं? लद्दाख में 2 जिले हैं। आप 2 जिलों का नाम बताओ और साथ ही साथ ये भी बताओ कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख में ही आता है या नहीं आता, और दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर आता है तो वो सबसे बड़े जिले का नाम बताओ। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला, याद रखना दोस्तों, माहे। माहे कहाँ है पता है आपको? माहे है पुडुचेरी में। और इसका इतिहास आप लोग जानते हो? आप लोगों ने इसके इतिहास के बारे में पढ़ा होगा कि जब आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहे थे तो ब्रिटिश लोगों ने माहे पर ही तो कब्जा कर लिया था। और आंग्ल मैसूर युद्ध में जो मैसूर के गुस्सा होने का कारण था वो यही था कि ब्रिटिश लोग सीधे सीधे आकर के माहे में घुस गए हैं, और माहे तो ऑलरेडी फ्रांस के लोगों ने कब्जा रखा था, फ्रांस लोगों का अधिकार हुआ करता था। और फ्रांस के लोगों के अधिकार होने की वजह से जो हैदर अली और टीपू सुल्तान, जो कि फ्रांसीसियों के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, ये ब्रिटिश लोगों से गुस्सा हो गए थे। तो माहे का नाम तब भी आता है इतिहास में, आंग्ल मैसूर युद्ध के समय पर, और माहे का नाम अब भी आता है इतिहास में। माहे याद रखिएगा पुडुचेरी का हिस्सा है। और पुडुचेरी भारत में, पता है आपको, पुडुचेरी भारत में सिर्फ एक ही जगह पर नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि पुडुचेरी भारत में सिर्फ एक ही जगह पर है। अगर आप भारत का नक्शा देखो तो आपको पुडुचेरी यहाँ कहीं दिखता है, पर सिर्फ यहाँ नहीं, पुडुचेरी का हिस्सा यहाँ पर भी है। और दोस्तों, ये जिसे आप माहे कह रहे हो ना, वो माहे यहाँ पर है, जिसके नीचे केरल है, जिसके नीचे है केरल। अगर मैं आपको एक बड़ी अच्छी जानकारी दूं तो इस जानकारी को देखिए दोस्तों। इस जानकारी को देखने के बाद आपको समझ आएगा कि ये केरला, आप देखिए केरल और नीचे भी केरल, और उस बीच में मैप्स ऑफ इंडिया से लिया हुआ ये फोटो, उनको धन्यवाद कहते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आपको बताएगा कि भैया ये माहे है पूरा का पूरा, समझे आप? तो ये पुडुचेरी का हिस्सा है। और दोस्तों, अगर इसकी खूबसूरती देखें तो ये देख सकते हो आप, समुंदर के किनारे और एक खूबसूरत सा फ्रंट बना हुआ है, जिस फ्रंट पर जा करके आप आराम से देख सकते हैं हमारे खूबसूरत से समुंदर को, यानी कि अरब के कोस्ट को। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चल करके एक और प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल या उत्तराखंड? चीन के साथ देखो दोस्तों, चाइना एक ऐसा देश है जिसको झगड़ा करने में बड़ा मजा आता है। पता नहीं, आज तक मैं नहीं समझ पाया कि चाइनीज़ों के खून में ऐसा कौन सा कोरोना वायरस दौड़ रहा है जो इन्हें हर देश से लड़ने में मजा आता है। मने 14 देशों का बॉर्डर है चाइना के साथ, 14 के 14 देशों के साथ इनका सीमा विवाद। ऐसा क्या है? कौन सा वायरस है? कौन सा बैक्टीरिया है? वुहान की लाइब्रेरी में ऐसा कौन सा चमगादड़ था जिस चमगादड़ को मार करके ये लोग खा गए और उसके डकार लेने की वजह से 14 देशों के आसपास वाले क्षेत्र में लड़ाई करते रहते हैं ये ना, पागल हैं। और देखिए दोस्तों, अगर इसका सही उत्तर देखोगे आप तो आप सभी को पता है मैकमोहन लाइन, जिसे चाइना नहीं मानता, हम मानते हैं, अरुणाचल प्रदेश है ना, यहाँ पर
और ये चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अगर मैं आपको एक फोटो दिखाऊं तो फोटो देख करके भी आप समझ सकते हो। यहां देखो आप, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, ये हिस्सा भारत का वो था जिस पर चाइना ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा, और अक्साई चीन नाम है इसका। डिस्प्यूटेड एरिया, डिस्प्यूटेड एरिया, डिस्प्यूटेड एरिया, डिस्प्यूटेड बॉर्डर इसलिए क्योंकि स्वाभाविक है यहां पर चाइना कहता है हम ज्यादा अंदर घुसेंगे, भारत कहता है भगो यहां से, कहां घुस रहे हो आप लोग हमारे क्षेत्र में। सिक्किम में भी चाइना अंदर घुसना चाहता है, हम बोलते हैं भगो यहां से। अरुणाचल प्रदेश में तो चाइना खुद ही कहता है कि ये हमारा ही है, हम कहते हैं भगो यहां से। तो मतलब चाइनीज वे जो है ची ची कर तो रहे हैं, लेकिन उनके ची ची को हम बाकायदे डिटर करते हैं और बोलते हैं भगो यहाँ से। इस तरह से है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश जो है ना, अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा बॉर्डर चाइना के साथ है भारत में। अच्छा, बेलगावी शहर कौन से राज्य में स्थित है? ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये बेलगावी वही है जो बेलगाम है। और दोस्तों आप सभी लोगों को पता है इतिहास में 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, और इस अधिवेशन या इस सेशन में एक व्यक्ति को इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, और अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था मोहनदास करमचंद गांधी जी को। और आप सभी लोग जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी जी पहली और आखिरी बार बेलगाम के इसी सेशन में अध्यक्ष चुने गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। है या नहीं? बिल्कुल है। तो दोस्तों एक बात तो आप सभी लोगों को पता चल गया कि जो बेलगाम है वो बेलगाम एक शहर है और ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये जो बेलगावी शहर है, बेलगावी शहर कर्नाटक राज्य में। एक बात और जान लीजिए बेलगावी शहर के बारे में, वो ये है कि यहाँ पर कमांडो स्कूल भी है इंडियन आर्मी का। तो इंडियन आर्मी के जो पैरा कमांडोज होते हैं वो पैरा कमांडोज ट्रेनिंग करने के लिए इस कमांडो स्कूल में भी जाते हैं, जो कि बेलगाम में स्थित है। जो हमारे स्पेशल फोर्सेस हैं, जो हमारे विशेष सैन्य बल हैं, उन विशेष सैन्य बलों के अधिकारी और उनके जो भी सैनिक हैं वो यहाँ जाकर के ट्रेनिंग जरूर करते हैं बेलगाम में। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ें। आगे बढ़ करके हम आपको एक और फोटो दिखा देते हैं। ये बेलगावी आप देख पा रहे हो। बेलगावी या जिसे बेलगाम, ये कर्नाटक का नॉर्थ कर्नाटक वाला हिस्सा है। कर्नाटक का मतलब उत्तरी कर्नाटक वाला हिस्सा, और इसका बॉर्डर है महाराष्ट्र एवं गोवा के साथ। किसके साथ है? देखो, महाराष्ट्र के साथ भी है और गोवा के साथ भी है। अगर आपको नहीं है ये एकदम स्क्रीन पर विजिबल, तो हम इसको एक बार जूम करके आपको दिखा देते हैं। और जूम हो जा भैया। ये देखो, कर्नाटक, बेलगावी, महाराष्ट्र और गोवा। गोवा में 2 ही डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर हुआ? अब देखो दोस्तों, आगे चल करके हमारा अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बताओ गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? गोवा, जब हम गोवा की बात करते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि हर घर जल इस टारगेट को पूरा करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों गोवा ही है। रूरल एरिया में पानी की सप्लाई पहुंचाना, मतलब कहने का यह कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त पानी पहुंचा देने को दोस्तों गोवा राज्य में काम किसने किया? इस पहुंचा देने के लक्ष्य को पूरा किसने किया? तो इस लक्ष्य को पूरा किया है हर घर जल योजना के तहत गोवा ने। अच्छा, हर घर जल योजना किसके तहत चल रही है? दोस्तों आप सभी को पता है, एक मंत्रालय नया बनाया गया है जिसे कहते हैं जल शक्ति मंत्रालय। और ये जल शक्ति मंत्रालय के प्रमुख कौन हैं? तो आप सभी को पता है गजेंद्र सिंह शेखावत। और आपको यह भी पता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत आते कहाँ से हैं? तो ये भी याद रखिए कि जोधपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। माने कि जोधपुर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से आते हैं ये। जोधपुर लोकसभा सीट से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत साहब जल शक्ति मंत्रालय के प्रमुख या मुखिया। और एक बात और याद रखनी है कि गोवा पहला राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहने का मतलब समान नागरिक संहिता, यानी कि रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वल एज पर द लॉ। इसका मतलब यह होता है कि कानूनी मुताबिक सभी व्यक्तियों को उनके धर्म को छोड़ते हुए बराबर ही ट्रीट किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप लोग पॉइंट समझ गए, बाकी इसका उत्तर देख लीजिए। 3702 स्क्वायर किलोमीटर का ये जो क्षेत्र है वह गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल है। आगे बढ़े। आगे चल करके एक और क्वेश्चन आप सभी लोगों से, 3702 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वह,
हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके दोस्तों गोवा को देख लीजिए। गोवा के ना ये आपको एक बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ दिखती है दोस्तों, तो यहाँ पर याद रखिएगा गोवा में क्या क्या है। तो गोवा में इसके सीएम है इस समय पर प्रमोद सावंत। गवर्नर का नाम कमेंट करके बताओ बाबू, जल्दी बताओ। पणजी इसकी राजधानी है, तो ये भी आप लोग जानते हो। नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा 2 जिले हैं। और एक बात और, यहाँ पर है मोल्लेम नेशनल पार्क। मोल्लेम नेशनल पार्क को कहा जाता है भगवान महावीर नेशनल पार्क। तो भगवान महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मौजूद हैं। दोनों ही बातें याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चल करके दोस्तों एक और प्रश्न आपके पास। अरे 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र है भारत का। 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर में क्या 3702 स्क्वायर किलोमीटर हमारे गोवा का नहीं हो सकता? अरे बाबू कितना 32 लाख और 3702 स्क्वायर किलोमीटर, हमारा छोटू सा गोवा, उस छोटू से गोवा को भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। चलो अब बताओ जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता? छत्तीसगढ़ नहीं करता, झारखंड नहीं करता, बिहार नहीं करता या पश्चिम बंगाल नहीं करता? दोस्तों फटाफट बताना है आपको। उड़ीसा के साथ सीमा साझा ना करने वाला, ये सब प्रश्न हम आपको क्यों करवा रहे हैं? ताकि आप सभी के अंदर एक भावना विकसित हो सके, हाँ मैप रीडिंग करनी है, हाँ हमें भारत को मैप के माध्यम से भी समझना है। अब अगर नहीं समझोगे बाबू तो समस्या ग्रसित हो जाओगे। समझ रहे हो ना विनोद, समझ रहे हो? सही उत्तर क्या है? उड़ीसा के साथ सीमा साझा ना करने वाला जो राज्य है वो राज्य है बिहार। झारखंड करता है, छत्तीसगढ़ करता है, पश्चिम बंगाल करता है, और तो और जब झारखंड नहीं बना था तब बिहार भी करता था, लेकिन अब बिहार का ही हिस्सा झारखंड हो गया ना, तो अब नहीं हो पाएगा। तो आप देखो बाबू, ध्यान दो, यहाँ पर यह है हमारा उड़ीसा, और उड़ीसा में आप देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल इसके साथ सीमा साझा करता है, फिर झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है और अंत में आंध्र प्रदेश भी है। ये 4 राज्य सीमा साझा करते हैं उड़ीसा के साथ। और 5वीं तरफ क्या है? 5वीं तरफ है बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी है। चलो अब दोस्तों आप सभी से एक विनम्र निवेदन, सेशन को कर दो शेयर। अगर नहीं शेयर कर रहे हो ना तो गड़बड़ बात है ये। अब बताओ जल्दी से, विच इंडियन स्टेट इज बॉर्डर बाई भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश टू द नॉर्थ, नागालैंड एंड मणिपुर टू द ईस्ट, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड बांग्लादेश टू द साउथ एंड वेस्ट बंगाल टू द वेस्ट। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर में भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश एवं पश्चिम में पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है? अब बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा इसका आंसर। और आप लोगों को सबको पता है इसका आंसर बिल्कुल सरल है, एकदम इजी। और वो जो एकदम इजी आंसर है ना, वो जो एकदम सरल आंसर है, वो सब आप लोग जानते हो। और दोस्तों ये आप लोगों को पता है कि एकदम सरल वाला आंसर है असम। दोस्तों एक बात तो तय है कि जो हमारा असम है ना वो असम ही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं असम की लोकेशन आपको क्लियर कर दूं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ में, सिक्किम नॉर्थ में। अब आप इसके पश्चिम में देखो तो पश्चिम बंगाल। अब आप असम के नीचे देखो तो मेघालय, ठीक है। इसके नीचे साउथ में देखो तो यहाँ त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, बांग्लादेश भी है। अब अगर आप इसके पूर्व दिशा में देखो तो नागालैंड है। तो असम ही हुआ ना। बहुत अच्छे दोस्तों, असम के बारे में आप जानते हो ना, असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा। और जल्दी से बताओ गवर्नर का नाम क्या है? ये आपको कमेंट करके बताना है कि असम के गवर्नर का नाम क्या है। और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि असम में है 7 नेशनल पार्क, 7 राष्ट्रीय उद्यान है असम में। सबसे पहले है काजीरंगा, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और काजीरंगा के बाद है मिनी काजीरंगा, जिसको कहते हैं राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। तो एक काजीरंगा, दूसरा मिनी काजीरंगा यानी कि राजीव गांधी ओरंग, तीसरा है जिसे कहते हैं हम लोग मानस नेशनल पार्क, चौथा है जिसे कहते हैं हम लोग नामेरी नेशनल पार्क, पांचवां है जिसे हम लोग कहते हैं दिब्रू साइखोवा, छठवां है दिहिंग पटकई और सातवां है रायमोना। ये 7 नेशनल पार्क के नाम आपको याद रखने हैं। याद रखोगे ना दोस्तों? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताओ जल्दी बाबू, जल्दी उत्तर दो।
देखो ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 48 है, ये पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 48 को पहले जाना जाता था नेशनल हाईवे नंबर 8 के नाम से, और ये जो 44 है ये पहले नेशनल हाईवे नंबर 7 हुआ करता था। अब भारत की अगर बात करोगे ना दोस्तों, तो भारत जो है, भारत वैसे तो मैं आपको बता दूंगा ऐसे ही मैप दिखा करके, पर चूंकि एक मैप मैंने बना ही दिया है तो आइए इसका भी सदुपयोग कर ही लें। अरे भैया, कन्याकुमारी कहाँ नीचे साउथ में, कहाँ ऊपर श्रीनगर, श्रीनगर को लेकर के कन्याकुमारी तक को जोड़ने वाला ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इसे क्या कहते हैं? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और दोस्तों ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये नेशनल हाईवे नंबर 44 के थ्रू जुड़ा हुआ है, जिसकी कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर। 3745 किलोमीटर लंबा ये जो नेशनल हाईवे नंबर 44 है, ये भारत देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, याद रखोगे ना। हालांकि आपको विकिपीडिया पर इसकी लंबाई 4112 किलोमीटर मिलेगी, जो कि गलत है। अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के देखिए आप, तो NHAI जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत आता है, जिसके यशस्वी मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उसकी वेबसाइट पर आपको ये 3745 किलोमीटर ही मिलता है। ठीक है ना, तो टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल भी लेने की आवश्यकता नहीं। नेशनल हाईवे नंबर 44 या राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44, नेशनल हाईवे नंबर 7 3745 किलोमीटर का। और साथ ही साथ अब आप देखो, ये तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया। अब पोरबंदर से लेकर के एक हाईवे जाएगा असम के सिलचर तक, और ये जो पोरबंदर से लेकर असम के सिलचर तक हाईवे है, ये है हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इसे हम कहते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। कहाँ से लेकर कहाँ तक? तो दोस्तों कॉपी पर नोट कर लीजिए, सिलचर से लेकर के, सिलचर कहाँ है? सिलचर है असम में। सिलचर से लेकर के पोरबंदर, और आप सभी को पता है पोरबंदर वो जगह है गुजरात में जहाँ पर 2 अक्टूबर सन 1869 को एक महापुरुष का जन्म हुआ था। और आप सभी लोग यदि जानते हो उनका नाम, तो नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, है या नहीं? महापुरुष की बात कर रहे हैं हम। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिन्हें महात्मा कहा, सुभाष चंद्र बोस ने जिन्हें बापू कहा, सुभाष चंद्र बोस ने जिन्हें राष्ट्रपिता कहा, विंस्टन चर्चिल ने जिसे नंगा फकीर कहा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लोगों ने उसे मलंग बाबा कहा, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है ना, तो गांधी जी का नाम याद रखना है आपने। बढ़िया, आगे बढ़ें दोस्तों, एक और चर्चा, और इस चर्चा के अंतर्गत ही हमारा आएगा डिस्कशन का सब्जेक्ट। दोस्तों क्यों ना मैं आपको दिखा दूं कि ये नेशनल हाईवे कहां से लेकर कहां तक जाता है। तो जिसको आप 44 कह रहे हो ना दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर जम्मू आता है, जम्मू से पठानकोट, जालंधर, उसके बाद दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा, ग्वालियर, झांसी, सागर, नरसिंहपुर, नागपुर, आदिलाबाद, हैदराबाद, कुर्नूल, बेंगलोर, कृष्णगिरी, सेलम, मदुरई और अंत में कन्याकुमारी। दोस्तों ये पहले ना नेशनल हाईवे नंबर 7 हुआ करता था, और नेशनल हाईवे नंबर 7 जो है वो आता था यहाँ बनारस से, वाराणसी से कन्याकुमारी था पहले नेशनल हाईवे नंबर 7। पर ये वाराणसी से कन्याकुमारी वाला जो हिस्सा है, वाराणसी से लेकर के नरसिंहपुर तक, ये वाला जो हाईवे नेशनल हाईवे नंबर 7 का हिस्सा बचा, अब उसको नेशनल हाईवे नंबर 30 का नाम दे दिया गया। कौन सा नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे नंबर 30। ठीक हुआ। तो चलो आगे बढ़े। आगे चल करके भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन से राज्य में स्थित है? यहां पर एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन से राज्य में स्थित है? नहीं अंजलि जी, जीटी रोड ये नहीं है, याद रखिएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड अलग है, वो दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक वाला हाईवे है। चलो अब जल्दी से बताओ, भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन से राज्य में स्थित है? अब जल्दी बताओ, यहां पर प्रश्न आ गया बढ़िया सा। देखो दोस्तों, एक बात तो तय है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है दार्जिलिंग में, है ना, वेस्ट बंगाल में। और क्या नाम है उसका? घूम, GHUM, घूम, है या नहीं? जल्दी बताओ दोस्तों। एक बात तो है, मैं आपको दर्शन कराता रहता हूं ऐसे खूबसूरत जगहों के, ताकि आपका मन बना रहे कि हाँ भैया, भारत देश के सबसे ऊंचे हिल स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर घूमने तो हमें जाना है। देखो सबसे ऊंचा हिल स्टेशन तो नहीं है, लेकिन बड़ा खूबसूरत है। कैसे मिस कर सकते हैं बिना जूम किए आपको दिखाए हुए। ये देखिए, ओहो वाह, बोलो वाह, मज़ा आ गया सर। जाएंगे ना दार्जिलिंग एग्ज़ाम क्रैक करके, हमको मिठाई खिलाने के बाद? वादा करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बताइए।
घूम नाम का जो रेलवे स्टेशन है वो दार्जिलिंग में है, GHUM, और वहाँ जाएंगे तो उसके पहले हमको मिठाई खिलाएंगे या नहीं? यात्रा सफल नहीं होगी हमको मिठाई नहीं खिलाएंगे तो, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक संख्या में समुद्री बंदरगाह हैं? भैया 48 बंदरगाह सोचिए इस राज्य में है, 48 बंदरगाह, 48 पोर्ट, जिनमें से 2 बड़े हैं, 2 बड़े हैं। एक तो है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का, और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का कहाँ होगा? आप सभी को पता है कहाँ होगा। एक तो है न्हावा शेवा, है ना, न्हावा शेवा, जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल पोर्ट, और उसके अलावा दूसरा है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का। वेरी गुड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पोर्ट है, टोटल 48 हैं, लेकिन 2 बड़े हैं, न्हावा शेवा जवाहरलाल नेहरू वाला और छत्रपति शिवाजी महाराज वाला। ये दोनों आप याद रखोगे? बिल्कुल। अब आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ करके एक नए प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, पर उस प्रश्न के पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, पोर्ट में एक पॉलिसी है जिसे हम लोग कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आप लोगों ने SEZ का नाम सुना होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कहते हैं विशेष आर्थिक जोन। ये विशेष आर्थिक जोन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बंदरगाहों को पूर्ण रूप से विकसित किया जा सके, वहां पर सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी और जो अन्य तरह के टैक्स हैं उनको कम किया जा सके, व्यापार करने के लिए रेगुलेशन को सरल बनाया जा सके, और एक जगह से दूसरी जगह कार्गो को उठा करके रखने की प्रोसेस को और ज़्यादा आसान बनाया जा सके। इन सभी मुद्दों पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन काम करता है दोस्तों, और हर साल बजट में इसके लिए अलग से घोषणा भी की जाती है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए अलग से हम विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाएंगे। और विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की पॉलिसी सन 2006 में भारत में लागू हुई थी 10 फरवरी को, और SEZ बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो ये आप लोग जानते हो ना। बाकी रही बात, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कहाँ है? कंडला गुजरात में, मुंद्रा पोर्ट गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में, वेरावल पोर्ट गुजरात में, भावनगर, भरूच, सूरत पोर्ट ये सब हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ये महाराष्ट्र में है। रत्नागिरी पोर्ट, पणजी और मोरमुगांव ये गोवा में, मैंगलोर कर्नाटक में। दोस्तों कोची और अलापुझा ये दोनों केरला में। तुत्तीकोरिन को अब टुट्टुकुड्डी जी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए ये नागापट्टिनम, चेन्नई, एन्नोर और कठपुतली ये सब तमिलनाडु में। कृष्णापट्टनम, मछलीपट्टनम, काकीनाडा, विशाखापट्टनम ये 4 के 4 हमारे आंध्र प्रदेश। पारादीप और हल्दिया क्रमशः आपको उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में दिखेंगे। ठीक है ना, तो ये देख लिए ना बाबू, इनका ध्यान रखना एक बार। आप जल्दी से बताओ, जल्दी से। प्रश्न आ गया आपके सामने, मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? जल्दी बताएं। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति ना मैं आपको बताता हूं, ये हुई है अरबी भाषा से। मॉनसून जिस शब्द से निकला है वो है मासिम, और मासिम का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। ओहो, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स कहने का मतलब पवनों का मौसमी प्रत्यावर्तन, मौसिम। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, पवनों का मौसमी प्रत्यावर्तन, ये कहलाता है मौसिम, और मौसिम से निकला है मॉनसून। चलो बढ़िया, आगे बढ़ें। हाँ चलो अब आगे चल करके एक और प्रश्न है हमारे सामने, उसके बारे में भी चिंता करते हैं कि ये बताइए किसे प्यार से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? बताओ जल्दी से, कौन थे वो जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं या बिपिन चंद्रपाल हैं? क्या सही उत्तर होगा? दादा भाई नौरोजी, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद या विपिन चंद्रपाल? और जल्दी से बताओ दोस्तों, सही उत्तर देना पड़ेगा आपको। आप सभी को पता है कि एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने रहनुमाई मजदसियन सभा की स्थापना की हो, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पारसी धर्म के सुधार की बहुत ज़्यादा कोशिशें की हों, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कांग्रेस नाम दिया हो, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, एक ऐसा व्यक्ति जो बूढ़ा होने के बावजूद भी अपने ऊर्जा के स्तर में कोई कमी नहीं लाता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सूत्रधार के रूप में कार्य किया था, वो कोई और नहीं है, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने लिखी थी एक किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इस किताब के अंदर इन्होंने बताया था भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए है।
मतलब अंग्रेज हमें इतना लूट खसोट गए कि अब 20 ही रुपया प्रति व्यक्ति आय बची है। सोचो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कहाँ है ये? तो ये आपको मिलेगी यहां पर। देखो दोस्तों, इस जानकारी को आप लोगों ने थोड़ा देखना है और मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देता हूं कि क्या क्या किया था इन्होंने। दादा भाई नौरोजी का आप चेहरा देखिए सबसे पहले। ये हैं दादा भाई नौरोजी, हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल फिगर। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। 4 सितंबर 1825 को जन्मे, 30 जून 1917 को इनका देहावसान हुआ। एक इंटेलेक्चुअल थे, एक एडमिशियन थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, एक नेशनलिस्ट भी थे। स्टॉन्च नेशनलिस्ट का मतलब होता है कट्टर राष्ट्रवादी, स्टॉन्च का मतलब होता है कट्टर। दोस्तों, एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, एक एजुकेटर भी थे। दादा भाई नौरोजी इंस्ट्रूमेंटल थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की। प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1886 में, 1893 में और 1906 में, ये भी याद रखिएगा। 2 ऑफ हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस, पहला लंदन इंडियन सोसाइटी इन्होंने स्थापना की। लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 में और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1867 में। दोनों कॉपी पर लिख लीजिए पॉइंट। लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867, ये दोनों पूछे गए हैं। और इसका ये भी पॉइंट याद रखिए, लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, बिल्कुल इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने वाले मुख्य लोगों में से यही थे। साथ ही साथ अब देखो ये क्या है, मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट भी बने, है ना। ये प्रेसिडेंट भी थे फुटबॉल क्लब में जब ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी सेंट्रल फिंसबरी से थे। और दोस्तों ये भी बताऊं, 1906 के कलकत्ता सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का कॉन्सेप्ट लोगों के लिए एक्सेप्ट कर लिया था कि भैया स्वराज चाहिए। स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट होम रूल। हम चाहते हैं स्वराज, अपना शासन। समझ रहे हो ना, स्वराज स्वराज कहते रहते हैं लेकिन स्वराज का मतलब क्या? स्व मतलब अपना, राज मतलब शासन। हम चाहते हैं अपना शासन, हम चाहते हैं होम रूल, अपना खुद का। तो दोस्तों एक बात तो तय है कि अगर आप दादा भाई नौरोजी के किताबों को पढ़ोगे तो एक किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1902 में इन्होंने लिखी थी। लेकिन दोस्तों एक और किताब है जो इन्होंने लिखी थी, वो है कंडीशन ऑफ इंडिया 1882 में। और एक और किताब इन्होंने लिखी थी द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, लंदन में सन 1876 में। याद रखोगे? तो ये इतनी सारी जानकारियां मैंने दी हैं, इन जानकारियों को याद रखना, क्योंकि यहां पर एक जानकारी और मिस हो रही है, वो भी मैं आपको बता दूं। पारसी धर्म में सुधार करने के लिए सन 1851 में इन्होंने रहनुमाई मजदसियन सभा की भी स्थापना की थी। रहनुमाई मजदसियन सभा, और ये पारसी धर्म के सुधार के लिए था। पारसी धर्म सुधार कौन किया था स्थापना? दादा भाई नौरोजी। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, आगे चलें अगली चर्चा। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की? देखो महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी थे तो एकदम महापुरुष, आप सभी लोगों को पता है। लेकिन महात्मा गांधी की अप्रोच बड़ी शानदार थी। यार कोई इतना हिंसावादी कैसे हो सकता है? कोई कैसे कह सकता है कि अपराधी से नहीं अपराध से नफरत करो? क्योंकि अपराधी तो वही व्यक्ति है जो आप हैं, जो कोई और भी हो सकता है, पर उसके अंदर जो विचारधारा है वो अपराधी प्रवृत्ति की हो गई है। तो वो अपराध है जो वो कर रहा है, उससे नफरत करो, अपराधी से नहीं। हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल। अच्छा, इसके अलावा आप सोचिए कि ये ट्रेन में बैठकर यात्रा कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में, और पहले जो फर्स्ट एसी होता है वो पहले वाले एसी के कंपार्टमेंट से इनको बाहर कर दिया जाता है। फिर ये बोलते हैं कि नहीं, अब तो मैं आंदोलन खड़ा करूंगा। कोई भी ये ब्रिटिश व्यक्ति साउथ अफ्रीका में रह करके कभी किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन का भाव, भेदभाव नहीं रखेगा। और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं रखेगा, मतलब ब्रिटिश लोगों की पूरी कल्पना ही खत्म। ब्रिटिश लोग ही है ना जो दुनिया में कहते हैं एक होते हैं वाइट पीपल, एक होते हैं ब्राउन पीपल, एक होते हैं ब्लैक पीपल, है ना। सो वी आर वाइट पीपल। वाइट पीपल का मतलब वी आर द बेस्ट रेस इन द वर्ल्ड, ऐसा बोलते हैं अंग्रेज कि हम दुनिया की सबसे अच्छी नस्ल हैं। फिर उसके बाद देन देयर कम्स द ब्राउन पीपल लाइक इंडियंस। इंडियंस आर आल्सो वन ऑफ द वेरी कनिंग रेसेस इन द वर्ल्ड।
ऐसे ही बोलते हैं वो अंग्रेज़ी। तो अंग्रेज़ी बोल करके वो कहना चाह रहे हैं कि जो ये इंडियन लोग हैं, जो ये कैरेबियाई लोग हैं, जो ये अफ्रीकन लोग हैं, जो नीग्रोज हैं, ये सब हमसे नीचे हैं। सोचो आप कैसे कैसे लोग थे इस दुनिया में, और आज भी ऐसी विचारधारा के लोग हैं। हालांकि नस्लवाद के ऊपर कितना ही बात की जाए सब कम है। तो भैया इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने 1894 में किया था। याद रखिएगा 22 अगस्त सन 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई? ताकि अंग्रेज लोग भेदभाव करना कम करें। दोस्तों इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? गांधी जी तो इसके सचिव थे। अध्यक्ष कौन थे इसके? दादा अब्दुल्ला। जानते हो आप लोग, दादा अब्दुल्ला इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चल करके मैं आपको एक और बात बताता हूं। वो ये है कि इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स ये पुस्तक किसके भाषणों एवं टिप्पणियों का संग्रह है? ओहो, मैंने फोटो सेट कर दिया यार, ये तो चीटिंग हो गया बाबू। मतलब मैंने फोटो लगा दी तो अब आपको तो वैसे भी पता है कि उत्तर क्या होगा, है ना? इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक किसके भाषणों और टिप्पणियों का संग्रह है? वो फोटो लगा दिए, सब गड़बड़ हो गया बाबू। तो चलो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बापू किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। सिंगापुर से रेडियो प्रसारण के दौरान इनको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लोगों ने कहा था मलंग बाबा। इसको विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? विंस्टन चर्चिल ने इनको कहा था नंगा फकीर, कहा था ना। तो देखो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? गांधी जी। चलो आगे बढ़ें। ये बताओ महात्मा गांधी की माताजी का नाम क्या था? बहुत सिंपल सा प्रश्न। कई बार ना ऐसे सरल प्रश्न भी आपको हलवा जैसे दे दिए जाते हैं बाबू। तो आपको ये हलवा जैसे प्रश्न बिल्कुल फिंगर टिप पे तैयार रखने हैं, एकदम याद करके यूं चले जाएंगे और जा करके बोल देंगे। समझ रहे हो ना? तो अब देखो जल्दी से बताओ महात्मा गांधी की माताजी कौन थी? तो महात्मा गांधी की माताजी, द मदर ऑफ महात्मा गांधी वॉज, तो महात्मा गांधी की माँ का नाम था पुतली बाई। याद रखिएगा महात्मा गांधी की मम्मी का नाम क्या था? पुतली बाई। हालांकि हीराबाई जो है, हीराबेन, ये मोदी जी की माताजी का नाम था। तो पुतली बाई जो थी, पुतली बाई ये महात्मा गांधी की माताजी थी। इनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, है ना? ये आपको याद रखना है। अब इनकी वाइफ का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। इनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों के नाम बता सकते हो? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चल करके दोस्तों एक और प्रश्न की बहुत अच्छी समीक्षा करते हैं। वो ये कि निम्न में से किन्हें प्यार से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? अरे ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं कि ये हैं दादा भाई नौरोजी हमारे। आगे चल करके एक और प्रश्न, वरीयता क्रम के अनुसार निम्न में से किसे उच्चतम औपचारिक प्रोटोकॉल प्राप्त होता है? वाओ, एज पर द टेबल ऑफ प्रेसिडेंस हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉयज द हाईएस्ट सेरेमोनियल प्रोटोकॉल? बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा बाबू? होल्डर्स ऑफ द भारत रत्न के धारक, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, कैबिनेट मंत्री लोग, या डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के उपाध्यक्ष? इनमें से कौन? जल्दी बताओ। हाँ जी, मैं आप सभी लोगों को ये कह देना चाहता हूं कि अगर आप लोग CGL, CHSL, CPO, MTS किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो CGL का GK काफ़ी होता है। ये विशेषता क्लास CGL के लिए है, लेकिन GK आपका वही रहेगा चाहे आप किसी भी परीक्षा में जाएं। तो यदि आप किसी भी परीक्षा से ताल्लुक़ रखते हैं तो दोस्तों आप इस सेशन में आकर के उसकी तैयारी कर सकते हैं और आपको पढ़ने में मिलेगा। इसका सही उत्तर क्या होगा पता है आपको? हाईएस्ट सेरेमोनियल, उच्चतम औपचारिक प्रोटोकॉल किसे प्राप्त होता है? तो उच्चतम औपचारिक प्रोटोकॉल अगर किसी को प्राप्त होता है तो वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट मंत्री। देखो किसको किसको मिलता है प्रोटोकॉल। देखिए आप, प्रोटोकॉल क्या कहता है बाबू? देखो ध्यान दो, प्रोटोकॉल कहता है कि सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर ऑफ स्टेट्स, है ना, फिर उसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि होती ही नहीं सीट अभी आजकल तो वैकेंट, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन। तो यहां पर देखिए हमने क्या ऑप्शन में रखा था आपके लिए, हमने रखा था जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नहीं,
जज नहीं, सीजेआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता तो वरीयता क्रम में ऊपर होता, स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑप्शन में ही नहीं था, तो फिर अल्टीमेटली ऑप्शन में कौन सही हो जाता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स, और इनके बाद वरीयता मिलती है भारत रत्न पाने वालों को। समझे आप? बढ़िया प्रश्न था ना ये, वरीयता क्रम में कौन, प्रोटोकॉल के हिसाब से। अच्छा चलो अब बताओ जल्दी से, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? और मैं आपको ना एक बात बता दूं, एक हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में जब पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमारे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं हमारे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बताते हैं कि भैया जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के हेड्स होंगे वो हेड्स की नियुक्ति, हालांकि अनुशंसा तो उनके पास प्रधानमंत्री की तरफ से जाती है कि इस व्यक्ति को बनाना है, लेकिन अपॉइंट कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या जिसे हम लोग कहते हैं मंत्रिपरिषद। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के हेड्स के अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन देती है। ये बात सही है कि मंत्रिपरिषद की तरफ से अनुशंसा जाती है कि हमारे किसी भी संवैधानिक निकाय के प्रमुख को नियुक्त किया जाए, लेकिन दोस्तों नियुक्त देने का काम किसी और का नहीं बल्कि हमारे देश के राष्ट्रपति का है। और जब भी हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो दोस्तों आप सभी को पता है आर्टिकल 148 इनके नियुक्त के बारे में बात करता है, 149 इनके कार्य के बारे में। और एक पॉइंट, गिरीश चंद्र मुर्मू क्या अभी भी हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं? दो मुर्मू हैं जिनको हम जानते हैं, एक तो है द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं, और एक है गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो कि हमारे कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। चलो बढ़िया, आगे चलें दोस्तों। आगे चल करके ये बताओ, जनवरी 1950 से नवंबर 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश जनवरी 1950 से नवंबर 1951 तक, हाँ जल्दी से बताओ। हरिलाल जयकिशन दास, हाँ, H.J. कानिया थे या नहीं? मेहरचंद महाजन थे। मेहरचंद महाजन एक कश्मीरी पंडित थे, ठीक। और भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो BS सिन्हा है माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हाँ थोड़ी तबीयत सी नासाज हो रखी है। परंतु अब बताओ जल्दी से क्या सही उत्तर होगा इसका? और इसका सही उत्तर आप लोग याद रखिएगा, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। पहले कौन थे? तो पहले आप लोग, अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, पहले आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा, ये बताइए कि पहले जो थे वो पहले वाले कौन थे? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जनवरी 1950 से ही स्थापना हुई थी ना, अरे रुकिए, हाँ जनवरी 1950 ना, तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी के बाद 28 जनवरी। तो पहले वाले कौन थे? तो याद रखिएगा, पहले थे हरिलाल जयकिशन दास कानिया। ये डी गलती से आ गया है यहाँ पर, इसको आप काट दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो पहले वाले कौन थे? हरिलाल जयकिशन दास कानिया, और यही थे हमारे पहले चीफ जस्टिस। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चल करके, हाँ आगे चल करके अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या। वैसे ये प्रश्न अब आप लोगों को, है ना, ये प्रश्न अब आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। क्यों? ये मैं इसलिए लेकर के आया हूं ताकि आप लोग जान सकें। देखो दोस्तों, होता क्या था, लोकसभा का मतलब होता है लोअर हाउस, और लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन की जब जब बात करोगे तो आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी, और जिसे विधानसभा कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है विधानसभा। तो ये विधानसभा, और विधानसभा के अलावा अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर लेट्स से फॉर एग्जांपल लोकसभा है, ये लोकसभा। अब ये जो दोनों है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और लोकसभा, इन दोनों के बारे में एक बात तय है जो आपको याद रखनी है। इनमें पहले मनोनीत सदस्य किए जाते थे, और वो मनोनीत होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिनका पिता ब्रिटिशर और माँ इंडियन हो, वो एंग्लो इंडियन है।
तो अब एक बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया 2020 में। दोस्तों, भारत देश में 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है? यह कहता है कि अब ना लोकसभा में और ना विधानसभा में, कहीं पर भी, ना लोकसभा में ना विधानसभा में, कहीं पर भी कोई एंग्लो इंडियन नियुक्त नहीं किया जाएगा। यानी अब कभी भी लोअर हाउस में, अब कभी भी, चाहे हमारे पार्लियामेंट का लोअर हाउस हो, चाहे हमारे स्टेट लेजिस्लेशन का लोअर हाउस हो, वहां पर कोई भी मनोनीत सदस्य होगा ही नहीं। देयर विल बी नो नॉमिनेटेड मेंबर इन द लोकसभा और एनी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। पहले 2 होते थे लोकसभा में, अब 1 भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो सही, हाँ सही, अब आपको मालूम चल गया। बिल्कुल, अब आगे बढ़ें। आगे चल करके एक और प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं बनाती? कोई राज्यसभा से सदस्य नहीं होगा यहां पे। एस्टीमेट कमेटी, याचिकाओं पर कमेटी, पिटीशंस, या पब्लिक अंडरटेकिंग्स, या कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट्स। देखो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग इस प्रश्न को समझो। एस्टीमेट कमेटी में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं या नहीं? सबसे पहले तो प्रश्न ये है, और क्या सारे के सारे लोकसभा से आते हैं? हाँ, ये बात तो है कि 30 जो टोटल सदस्य होते हैं वो सारे के सारे आते कहाँ से हैं? तो आते हैं लोकसभा से। आते हैं कि नहीं? वेरी गुड। तो 30 के 30 सदस्य आते हैं लोकसभा से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप कह रहे हो कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं या नहीं? और 22 में से क्या 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से आते हैं या नहीं? ये बताओ मुझे। मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, भेड़ चाल पर मत चलिए। बताइए कि क्या होने वाला है इसका सही उत्तर। चलो, तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा कमेटी ऑन एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स यानी अनुमानों पर समिति जिसे कह रहे हैं, इसे कहा जाता है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति। तो ये अनुमानों पर समिति, ये शब्द काट दीजिए, प्राक्कलन समिति लिख दीजिए, ये ज्यादा ठीक है। ठीक है बाबू? तो याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति में 30 के 30 सदस्य आते कहां से हैं? सारे के सारे लोकसभा से। देखो, यही सब हम आपको तैयार करवाना चाहते हैं, यही सब हम आपको बेहतर तरीके से बताना चाहते हैं, और उसी के लिए दोस्तों हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण। मैं कह रहा हूं कि जब आप तैयारी करने जाते हो, आप किसकी तैयारी करते हो? आप एसएससी में प्रॉपरली तैयारी करने लग जाते हो ना, आप सब चीज़ों की तैयारी करते हो। आप एसएससी में सारे एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हो। क्यों सारे एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हो? पता है क्यों? क्योंकि आपको लगता है कभी सीजीएल निकला तो ठीक, नहीं निकला तो कोई बात नहीं, हमारे पास अभी एमटीएस है, सीपीओ है, जीडी है, इन सब की तैयारी कर सकते हैं। आप सभी को मैं कहता हूँ, सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड कीजिए। जो ऊपर लिंक लगी हुई है ना दोस्तों, ऊपर जो लिंक लगी हुई है, उस ऊपर वाली लिंक में कमेंट सेक्शन में देखो, नीले कलर वाली में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाओगे एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे पहुंचने के बाद आप उस पर डाउनलोड कर लो ऐप, और ऊपर सेलेक्ट कर लेना एसएससी, ऊपर एसएससी सिलेक्ट कर लेना। अब देखो, यहां पर समझने की कोशिश करो। ऑल कोर्सेज जो हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं, उनमें से हमने सीजीएल के लिए विशेषताएं आपके लिए कोर्स बनाए हैं, और वो सीजीएल के जो कोर्स हैं, वो सीजीएल के कोर्स आपको यहां पर दिखेंगे। आपको बस जाना है ऑल कोर्सेज में, एसएससी में, और एसएससी के बाद एसएससी सीजीएल में। अब आप देखिए, यहां पर आपको अर्जुन और भीष्म, ये 2 कोर्सेज दिख रहे हैं। मैं आपको बताता हूं करना क्या है। जब आप सीजीएल की तैयारी करने जाते हो ना बाबू, तो सीजीएल में आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। सीजीएल की तैयारी कर डाला, इसका मतलब अब आपको सीएचएसएल की तैयारी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सीपीओ की तैयारी भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं है ज़रूरत एमटीएस की तैयारी करने की, आपको नहीं है ज़रूरत जीडी की तैयारी करने की, स्टेनो की तैयारी करने की, या सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी करने की। दोस्तों, ये सभी के सभी एग्जाम ना आपके इस सीजीएल की तैयारी मात्र से ही निकल जाएंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर लिए ना, तो आपके ये सारे के सारे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि सबका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, सब में जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो भी सेम है।
ठीक है ना, ये याद रखिएगा, पक्का है एकदम 100%। और अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि सिर्फ सीजीएल मात्र की तैयारी से आप ऐसा कर सकते हो, तो सीजीएल की तैयारी आप करो ना। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए पूरा जखीरा लेकर के आए हैं यहां पर हथियारों का। अर्जुन है, भीष्म है, नकुल, सहदेव सब है हमारे साथ। जब पांडव लोग हैं ही तो कौरवों से युद्ध तो जीता ही जा सकता है। और ये एसएससी सीजीएल नामक कौरव, इसको तो आप ऐसे ही हरा दोगे, ऐसे ऐसे करके। कैसे हराओगे पता है? देखो दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात। आप यदि टीयर 1 की तैयारी करना चाहते हो तो अर्जुन के साथ जाओ। आप अगर टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की तैयारी करना चाहते हो तो भीष्म के साथ जाओ। देखो 12 महीने की वैलिडिटी के साथ भीष्म आपके पास है। 700 घंटे की लाइव क्लास होंगी, और 700 घंटे की लाइव क्लास को अगर आप लेना ही चाहते हो और आप देखना चाहते हो कि इनमें कौन कौन पढ़ाएगा, तो ये देखिए स्टडी प्लान को आप, भृगु सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, दीक्षित सर अरिथमेटिक, अभिनंदन सर एडवांस, और रीजनिंग यहाँ पर विनय सर, जनरल स्टडीज़ आशुतोष सर पढ़ाएंगे हिस्ट्री, नवदीप सर यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे जियोग्राफी, साहिल सर आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स, पवन सर आपको पॉलिटी और स्टैटिक जीके, गगन सर आपको करंट अफेयर्स, सुशांत सर आपको साइंस और विवेक सर आपको कंप्यूटर। समझ रहे हो दोस्तों? तो एक बात तो ये तय है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आप यहां पर बाय नाउ करेंगे तो यहां आप कूपन कोड एक ही लगाइएगा। यहां पर आप कूपन कोड ये जो पहले लगा हुआ है ना, इसको हटा देना, Y263 लगाना। अब आपको देखो ये 1195 का मिलेगा। अभी तक आपको ये दिख रहा था 1299 का, अब आपको ये दिख रहा है 1195 का। 77% डिस्काउंट अगर चाहिए तो आपको कूपन कोड एक ही लगाना पड़ेगा दोस्तों, और वो इसलिए क्योंकि आपको डिस्काउंट हम दिलवा रहे हैं यहाँ से। तो आपको जो कूपन कोड लगाना है वो होगा Y263। जैसे ही आप Y263 लगाओगे आपको 77% ऑफ मिलेगा। लेकिन इससे ज़्यादा लेना हो तो देखिए उसका भी प्रावधान है हमारे पास। आप ऐप डाउनलोड करो हमारी लिंक से, और जो ये लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिख रही है, या तो आप इससे डाउनलोड कर लीजिए, या तो रिकॉर्डेड देख रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी ऐप डाउनलोड करने की, वहाँ से कीजिए। ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे ना, ऐप डाउनलोड करते ही याद रखिएगा आपका जो ये कॉइन है वो डिपॉजिट हो जाता है आपके अकाउंट में, और कॉइन का यूज़ करेंगे तो ये 77% से बढ़ करके 3% के आसपास और ऑफ हो जाएगा, जो कि आपको टोटल डिस्काउंट लगभग ले जाएगा 80% के आसपास तक, 80%। ठीक है दोस्तों? तो ये याद रखना कि आप हमेशा अच्छी तैयारी करने के लिए अच्छा एक्सेल कर सकते हो। बस आपको कुछ और टूल्स की ज़रूरत है, जो टूल हम आपको महापैक के अंदर देते हैं। क्योंकि भीष्म के अंदर तो हम आपको ऑनलाइन क्लास देते हैं, पर आपको हम महापैक में क्या देते हैं? तो दोस्तों सीजीएल के महापैक में हम आपको देते हैं 1000 घंटे की लाइव क्लास, 762 टेस्ट सीरीज, 4509 वीडियोस और 294 ई बुक्स भी। और ये जो सब हम आपको देते हैं ना, ये 1999.75 अभी दिख रहा है आपको। आप बाय नाउ करते ही यहाँ पर कूपन कोड लगाइए Y263। जैसे ही आपने Y263 लगाया, देखिए 1839 मात्र। और 1839 में अगेन आपको वही काम करना है। यहाँ पर कूपन कोड आपको याद होना चाहिए कि हाँ, नवदीप सर ने कूपन कोड दिया था और नवदीप सर के कूपन कोड से लेने पर हमें इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, Y263। बस ठीक है ना? तो दोस्तों हर सुबह 11 से 12 ये हमारी क्लास चलती है। इसके अलावा हर शाम को 5:30 बजे आपसे मुलाकात होती है, और वहाँ पर हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। तो हर सुबह 11 से 12 हम मिलेंगे ही, और हर शाम 5:30 बजे टॉपिक वाइज अगर स्टैटिक जीके और हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पढ़ना चाहते हो तो स्टैटिक जीके और हिस्ट्री ज्योग्राफी आराम से आप पढ़ सकते हो दोस्तों। तो हर दिन टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे। कूपन कोड आप इस्तेमाल कीजिए Y263 और लगे रहिए ज़ोरदार तरीके से अपनी तैयारी करने में। धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद। मिलते हैं आप सभी से शाम 5:30 पर।